इस वीडियो में हम लोग एमिली डिकिंसन का लिखा हुआ बिहाइंड मी डिप्स इटर्निटी पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसका थीम समझेंगे, इसका हिडन मीनिंग समझेंगे और इसका थ्रू वो क्या मैसेज देने का कोशिश किया है उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस समझने का कोशिश करेंगे। ओके, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को समझते हैं, पोएम को समझते हैं। बिहाइंड मी डिप्स इटर्निटी। देखिए, जनरली एमिली डिकिंसन का जितना भी पोएम है उसका अलग से कोई टाइटल होता नहीं है, उसका जो फर्स्ट लाइन है ना उसी को उसका टाइटल मान लिया जाता है। ओके, तो इस पोएम का फर्स्ट लाइन है बिहाइंड मी डिप्स इटर्निटी, तो वहीं इसका टाइटल है। अब इस पूरा पोएम में उन्होंने कुछ रिलेटेड टर्म्स, कुछ रिलेटेड थीम्स लेकर के डिस्कशन किए हैं, उसके बारे अपना उनका जो पर्सनल ओपिनियन है उसको उन्होंने हाईलाइट करने का कोशिश किया है अपना इस पोएम, अपना इस क्रिएशन का थ्रू। सबसे उनमें प्रोमिनेंट थीम क्या है? टाइम, डेथ, आफ्टर लाइफ। ठीक है, और इन तीनों का जो आपसी मेल है, आपसी रिश्ता है या जो म्यूचुअल लिंक है उसको डिस्क्राइब करते करते या उस पर क्रिटिकली एनालिसिस करते करते उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियन का ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से रिलीजियन को हम लोग परसीव करते हैं या जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियन को हम लोगों को सिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली वो क्रिश्चियनिटी का बात कर रहे हैं और चर्च का बात कर रहे हैं, क्लर्जी मैन का बात कर रहे हैं, वो लोग जिस एंगल से रिलीजियन को दर्शाते हैं, क्या रिलीजियन, क्या स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में वही है? क्या वो लोग क्राइस्ट को या गॉड को जिस पहलू से देखते हैं क्या वही सही पहलू है, या सब कोई अपने हिसाब से देख सकता है, अपने हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कर सकता है? स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियन का रोल क्या है हम लोगों के लाइफ में या हम लोगों के आफ्टर लाइफ में, या दोनों को ब्रिज करने का केस में उनका महत्व कितना है? ये सारा काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डे टू डे ह्यूमन लाइफ में सब कोई को बहुत प्राचीन काल से ये सारा सवाल परेशान करते हुए आया है, वही सवालों को लेकर के एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन उन्होंने किया है पोएम के थ्रू। आइए लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा। Behind me dips eternity, before me immortality, myself the term between। मतलब मेरे पीछे क्या है? इटर्निटी है, और मेरे आगे क्या है? इमॉर्टैलिटी है। ये दोनों कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इटर्निटी और इमॉर्टैलिटी और डेथ, ऑब्वियसली ये तीनों ही एमिली डिकिंसन की पोएम का, सारे जितने भी वो पोएम उन्होंने लिखा है उनमें से मैक्सिमम डेथ, आफ्टर लाइफ, टाइम, यही सब लेकर के रिलेटेड है। तो ये दोनों का फेवरेट टॉपिक है। इटर्निटी मतलब समय का विस्तार, ठीक है, जो अनंत काल तक समय बहा जा रहा है। आपके मेरे अस्तित्व के पहले भी समय था, मेरे और आपके पैदा होने से पहले से समय है, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक समय रहेगा, हम लोग का चले जाने के बाद भी समय बहता रहेगा। तो यह अनादि अनंत जो समय का प्रवाह है उसको यहाँ पे इटर्निटी का थ्रू समझाया जा रहा है। सो आप यहाँ पे इटर्निटी को एक नेवर एंडिंग फ्लो ऑफ टाइम के तहत समझ सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पीछे है, यानी पोएम का जो स्पीकर है उनके पीछे वो क्या देख पा रहे हैं, उनके पीछे कौन फॉलो करते हुआ रहा है? अनंत समय का प्रवाह वो अपने पीछे देख पा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहा है। उनके आगे क्या है? इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी इन द सेंस अमरत्व, ठीक है, कि जहां पे आपका ये जो नश्वर जिंदगी है, ये जो डिस्ट्रक्टिबल लाइफ है वो खत्म हो जाता है, जहां पे आप अमर हो जाते हैं, जहां पे ये आपका पैराडाइस में जाने का हाल को एक तरीके से दर्शाता है। जनरली क्रिश्चियनिटी में ये समझा जाता है कि इंसान का जो ज़िंदगी है यानी दुनियावी ज़िंदगी है वो ख़त्म होना मतलब इंसान का अस्तित्व ख़त्म होना नहीं, उसके बाद भी आफ्टर लाइफ रहता है। जो अच्छे कर्म करता है उसका डे ऑफ जजमेंट आएगा, डे ऑफ जजमेंट में जिसका पाप का घरा ज़्यादा रहेगा वो हेवन में हेल में जाएगा, उसका डैमनेशन होगा, ठीक है। और जो जो पुण्य काम करेगा, जिसका अच्छाई ज़्यादा रहेगा, वो हेवन में जाएगा, पैराडाइज में जाएगा और वो इमॉर्टल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मॉर्टल लाइफ का परे जो एक अमरत्व है वो इमॉर्टैलिटी। तो उनका पीछे समय का अनंत प्रवाह है, उनके आगे क्या है कि अमरत्व का या आफ्टर लाइफ का एक उनको दिख रहा है, उनका आगे एक स्कोप। और वो खुद क्या है? माई सेल्फ, मैं खुद क्या हूं, यानी पोएम का स्पीकर, द टर्म बिटवीन, इन दोनों का बीच का एक हालत में हूं। इटर्न, अनादि अनंत समय का प्रवाह और अमरत्व या आफ्टर लाइफ, ये दोनों को जो कड़ी जोड़ती है वो कड़ी ही मैं खुद हूं। अब यहाँ पे गौर फरमाइए, द टर्म बिटवीन। अब टर्म शब्द का एक अर्थ नहीं, एक से ज्यादा अर्थ होता है और सारे का सारा अर्थ इस पोएम में आपको दिख जाएगा।
सबसे पहला टर्म का अर्थ होता है द वर्ड, जैसे हम कोई बोलते हैं ना कि ये एक साइंटिफिक टर्म है, तो टर्म का सबसे पहले होता है तो वर्ड। दूसरा टर्म का मतलब होता है आपका कुछ शर्तें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस। तीसरा इसका अर्थ होता है अ यूनिट ऑफ टाइम, समय का एक आपका हिस्सा, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। तो आप समझ सकिएगा कि जिंदगी को, इंसानी जिंदगी को एक वर्ड का हिसाब से आप तुलना कर सकते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, कि कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होते हैं, और इंसानी जिंदगी में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो एक तरीके से इटर्निटी से लेकर के इमोर्टैलिटी तक जाने का ये जो जर्नी है, इसमें बीच का जो हिस्सा कम्युनिकेट करता है इटर्निटी के साथ, इमोर्टैलिटी का कम्युनिकेशन सेटअप जो है वही है इंसानी जिंदगी। एक हुआ टर्म का मतलब मतलब वर्ड का तहत या कम्युनिकेशन का तहत। दूसरा मतलब क्या हुआ कि ये यूनिट ऑफ टाइम। तो इटर्निटी तो ऑलरेडी आपका अनंत अनादि जो प्रवाह है समय का वो है ही, लेकिन उस इटर्निटी से निकल करके अगर आपको इमोर्टैलिटी में जाना है, जैसे दोनों एक अलग फेज हो, दोनों एक अलग दुनिया हो, अगर एक दुनिया से निकल के दूसरे दुनिया में जाना है तो बीच का जो समय का पड़ाव आपको पार करके जाना पड़ेगा, वही है आपका ह्यूमन लाइफ, अर्थली लाइफ, वर्ल्डली लाइफ। तो ये हो गया दूसरा अर्थ। अब तीसरा अर्थ जो है टर्म्स एंड कंडीशंस वाला, जो शर्त वाला, तो ये भी है कि आपको अगर इटर्निटी से इमोर्टैलिटी में जाना है तो उसके लिए कुछ शर्त है जो आपको इन बिटवीन ये जो फेज है उसको उस शर्त का थ्रू, उस कंडीशंस का थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तो वो कंडीशन ही है ह्यूमन लाइफ, ठीक है। आपके बर्थ के पहले और आपके डेथ के बाद दोनों ही जगह अनंत है, अनादि है, लिमिटलेस है, ठीक है। मतलब आपका उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन आपका बीच का ये जो लिंक है ना, आपका जिंदगी, वो लिमिटेड है, वो बाउंडेशन से भरा हुआ है, वो कंस्ट्रेंट से भरा हुआ है, वो कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन से भरा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका सामने भी एक एंडलेस ओपन, एक लिमिटलेस चीज है, विस्तार है, आपके पीछे भी एक लिमिटलेस चीज है जहां से आप आए हो और लिमिटलेस चीज की तरफ आप जा सकते हो, लेकिन बीच में उसका जो डोर है, जो दरवाजा है, जो कड़ी है, वो लिमिटेड है, वो ही आपका जिंदगी है, ठीक है। डेथ बट द ड्रिफ्ट ऑफ ईस्टर्न ग्रे डिसॉल्विंग इनटू डॉन अवे बिफोर द वेस्ट बिगिन। अब नेक्स्ट जो थीम आता है वो है डेथ। तो देखिए पहला 3 लाइन में ही उनका मेन जो 3 कंसर्न है इस पूरा पोएम में वो आ गया, कि इटर्निटी आ गया, फिर इमोर्टैलिटी आ गया, फिर डेथ आ गया। डेथ या कह दीजिए कि लाइफ का ये एक हिस्सा, यहाँ पे डेथ को एक तरीके से लाइफ का एक हिस्सा के तौर पे दिखाया गया है। क्या डेथ वो चीज है जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है या मॉर्टल लाइफ को इमॉर्टल लाइफ से जोड़ता है। यहाँ डेथ को कोई डिस्ट्रक्टिव चीज के तौर से नहीं देखा गया है, या डेथ को मतलब बहुत नेगेटिव लाइट में यहाँ पे नहीं देखा गया है। रादर दैन डेथ को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के तौर में दिखा गया है, एक मौका का तहत पे देखा गया है, जो आपको आपके नश्वर जिंदगी से, आपके मॉर्टल लाइफ से लेकर के आपके इमॉर्टल, आपका परमानेंट, आपका कभी ना खत्म होने वाला आफ्टर लाइफ में लेके जाता है। वो पड़ाव है डेथ, वो जोड़ने वाला कड़ी है डेथ, वो लिंकिंग फेज है, ट्रांजिशन है डेथ, ठीक है। तो डेथ बट द ड्रिफ्ट ऑफ ईस्टर्न ग्रे, ईस्टर्न ग्रे यानी जब धीरे धीरे क्या होता है ना, ये फिर से एक ट्रांजिशन का बात बताया जा रहा है। ये सनराइज के टाइम पे, जैसे अब सनराइज कह लीजिए, सनसेट कह लीजिए, जैसे ही डार्कनेस और लाइट ब्लेंड होते हैं, जब आप ये सवेरे का टाइम भी समझ सकते हैं, जब रात का अंधेरा धीरे धीरे फेड होकर के दिन का रोशनी आता है, वो जो एक ट्रांजिशन फेज है। या फिर आप मान लीजिए कि जब दिन का रोशनी धीरे धीरे फेड होते होते रात आता है, सेट होता है, तो वो जो ट्रांजिशन वाला फेज है ना, तो यहाँ पे वही ईस्टर्न ग्रे, जब ईस्टर्न होराइजन जो है, पूर्व तरफ का जो आसमान है, वो जब ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का इन द सेंस क्या कि उसमें वो कालापन जो है वो धीरे धीरे धुंधला होते रहता है, धीरे धीरे उसमें रोशनी आता रहता है, ठीक है। मतलब डे ब्रेक का पहला मुहूर्त। तो डेथ भी वैसा ही है, डेथ भी आपको लगेगा कि वो अंधेरे से आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको अंधेरे में लेके जाने के लिए नहीं, वो एक ऐसा अंधेरा है जो धीरे थोड़ा देर आपको अंधेरे में रखेगा, लेकिन फिर अंधेरे को काट करके वो आपको द लैंड ऑफ एवर ग्रीन लाइट में लेके जाएगा। ग्रे, ईस्टर्न ग्रे तभी होता है, पूरब का आसमान ग्रेश तभी होता है जब अंधेरे से काट करके सुबह होने वाला होता है। तो डेथ भी आपको वही सुबह के तरफ, एक तरीके से एवरग्रीन इमॉर्टलिटी की तरफ लेके जा रहा है। डिसॉल्विंग इनटू डॉन अवे क्या होता है, मतलब नाइट जैसे धीरे धीरे डॉन में पिघल जाता है,
वैसे ही डेथ भी आपको परमानेंट लाइफ में और लेके जाता है। बिफोर द वेस्ट बिगिन, जब वेस्ट शुरू होने से पहले या वेस्टर्न होराइजन शुरू होने से पहले। यहाँ पे वेस्ट का एक मेटाफोरिकल मीनिंग है जैसे ही आपका जिंदगी, मॉर्टल जिंदगी खत्म होने वाला है, ठीक है, ये आपका एक ये जो मृत्यु का पड़ाव है या इंसानी नजरिए से जो आपका अंत है वो शुरू होने से पहले आपको दिखाई देगा धीरे धीरे कि आपका नया जिंदगी या कहा जाए तो परमानेंट एंडलेस जो जिंदगी है वो उसका शुरुआत आपको दिखाई देने लगेगा आपका मॉर्टल जिंदगी खत्म होने से पहले ही। ठीक जैसे रात खत्म होने से पूरा पहले ही आपको क्या दिखाई देता है, दिन का शुरुआत ईस्टर्न ग्रेश कलर में दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ भी आपका एक जिंदगी खत्म होने के बाद दूसरा जिंदगी का जो शुरुआत है वो आपको दिख जाएगा। इट्स किंगडम्स आफ्टरवर्ड दे से इन परफेक्ट पॉजलेस मॉनर्की whose prince is son of none। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या बात करें स्पिरिचुअलिटी लेकर के और रिलीजियन लेकर और खास करके इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजियन का परसेप्शन को लेकर वो बात कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है, यानी डेथ के बाद जैसे ही आप मॉर्टल लाइफ खत्म करके इमॉर्टल लाइफ में प्रवेश करने जाते हो उस सिचुएशन में क्या होता है, किंगडम्स आते हैं आफ्टरवर्ड, यानी यही डेथ के बाद ढेर सारे किंगडम्स है, ठीक है, साम्राज्य हैं। दे से वो लोग कहते हैं, अब वो लोग का मतलब यहाँ दो चीज हो सकता है, एक जैसे कोई भी जो जनश्रुति रहता है यानी आदमियों का मुंह में जो चीज घूमता फिरता रहता है, जो कॉमन बिलीव्स होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि दे से ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं, यानी इसका कोई स्टेटिस्टिकल प्रूफ नहीं है, इसका कोई क्लिनिकल प्रमाण नहीं है, इसका कोई लॉजिकल क्रिटिकल कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, जस्ट ये ऑन द क्या बताए कि पब्लिक गुड फेथ में ये माना जाता है। तो एक आप उस लिहाज से कह सकते हैं कि क्योंकि मतलब हेवन हेल को कोई तो अपने आंखों से देखा नहीं है, इसका कोई कॉन्क्रीट या लॉजिकल प्रूफ भी पेश या कोई एम्पिरिकल प्रूफ एविडेंस इसका पेश हो नहीं सकता, तो एक तरीके से इसमें एक लैक ऑफ प्रूफ है, तो ये कंप्लीटली विश्वास का बात है, तो उस हिसाब से कि लैक ऑफ एविडेंस। और दूसरा आप इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि इसको रिलीजियन के जो प्रीचर्स हैं ना, जो धर्म के प्रवक्ताओं हैं, वो ऐसे ही कहते हैं, तो इसका थ्रू वो एक इनडायरेक्ट एक हिंट ये भी दे रहे हैं कि क्या ये जरूरी है कि धर्म के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो भी तो इंसान ही है ना, हम लोग जैसे इंसान है जो उनका बात सुन रहे हैं, हम लोग जैसे ब्लड एंड फ्लैश ह्यूमन बींग्स है, गलतियां हमसे भी होती है, तो वो लोग भी तो वैसे ब्लड एंड फ्लैश ह्यूमन बींग्स है, वो तो कोई गॉड नहीं है, गलती तो उनसे भी हो सकता है, तो हम लोग ये कैसे मान ले कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो 100% सच है और बाकी सब झूठ है। ये भी तो हो सकता है कि वो जो बोल रहे हैं उससे अलग भी कुछ सच हो जो वो हम लोग को दिखा नहीं रहे या वो खुद भी देख नहीं पा रहे हैं, तो ये एक छोटा सा हिंट है जो वो दे रहे हैं। अच्छा, फिर वो क्या बता रहे हैं, इन परफेक्ट पॉजलेस मोनार्की, तो डेथ का बाद जो किंगडम शुरू होता है या कहा जाए तो जो साम्राज्य मतलब किंगडम्स, एक से ज्यादा किंगडम शुरू होते हैं, उनमें क्या चलता है, परफेक्ट पॉजलेस मोनार्की, यानी दो यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, परफेक्ट यानी जिसमें कोई कमी नहीं है, जो फ्लॉलेस है, और दूसरा पॉजलेस जिसमें कोई रुकावट नहीं है, जो अविराम चलता है, बिना रेस्ट का, बिना ब्रेक का, बिना थकान का, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, वैसा मोनार्की, मोनार्की इन द सेंस जो राजतंत्र होता है। इसमें अगर आप मिल्टन को पढ़े हैं तो ये लाइन पढ़ते हुए आपको याद आ जाएगा पैराडाइज लॉस्ट के बाद, जहां पे सेटन को, खास करके बुक 1 में जहां पे सेटन को एज अ हीरो दर्शाया गया है और गॉड को एज अ टायरेंट दर्शाया गया है कि हेवन में बस उन्हीं का रूल चलेगा, उन्हीं का बात सबको मानना पड़ेगा, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, जो आवाज उठाएगा उसको आवाज को दबा दिया जाएगा। ऐसा एक जो एक रिबेलियस टाइप का या कहा जाए तो एक डिक्टेटरशिप टाइप का जो इमेज प्रेजेंट किया गया है, आपको इस लाइन पढ़ के भी थोड़ा वैसे बैक ऑफ द माइंड आ सकता है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं एक क्रिटिक पेश किया जा रहा कि रिलीजियस प्रीचर जैसे बताते हैं, क्या सच में वैसे ही हेवन में वैसे ही है, वहाँ पे राजतंत्र चलता है, वहाँ पे कोई पॉज नहीं मिलता, कोई ब्रेक नहीं मिलता, कोई रिसेस नहीं मिलता, कोई कुछ गलती नहीं करता, तो क्या ये बोरिंग नहीं है? अगर हर चीज़ वहाँ पे फ्लॉलेस है, कोई वहाँ गलती का गुंजाइश नहीं है, कोई वहाँ नियम का उल्लंघन का गुंजाइश नहीं है, सेम तरीके से अगर एक ही चीज़ चलता रहेगा अनंत समय के लिए, तो क्या वो बहुत ही मोनोटोनस नहीं हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड नहीं हो जाएगा, उसका वर्चू कम नहीं हो जाएगा? ये सवाल वो उठा रही है। हुज प्रिंस इज सन ऑफ नन, तो जिसका प्रिंस, जो मोनार्की जो चल रहा है उसका प्रिंस कौन है? उसका प्रिंस है सन ऑफ नन, यानी किसी का भी संतान नहीं। ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है, या कहा जाए तो इसको सिंबॉलिकल वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। किसको? जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जीसस
क्राइस्ट के कोई बायोलॉजिकल फादर या बायोलॉजिकल ह्यूमन फादर नहीं थे। तो दैट इज सन ऑफ नन, यानी वो कोई ह्यूमन फादर के डायरेक्ट सन नहीं है। तो इस हिसाब से सन ऑफ नन, ओके, तो ये क्राइस्ट को बताया जा रहा है। हिमसेल्फ हिज डेटलेस डायनेस्टी, डेटलेस का मतलब होता है जिसका कोई तारीख नहीं है, जिसका कोई समय नहीं है। डायनेस्टी यानी वही आपका साम्राज्य, तो जो साम्राज्य का कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई तारीख नहीं है, जो टाइमली बाउंडेशन से घिरा हुआ नहीं है। ये वर्ल्डली साम्राज्य से कॉन्ट्रास्ट इसीलिए करता है कि दुनिया में कितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हो, आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, हर कोई एक ना एक टाइम शुरू हुआ है, हर कोई चाहे कितना भी बड़ा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक टाइम उसका अंत हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा साम्राज्य है हेवन में, पैराडाइस में, जिसका कोई अंत नहीं और जिसका कोई ऊंच नीच भी नहीं, जो एक समान चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, जिसका प्रिंस कौन है? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। अब देखिए, अब आपको सबसे बढ़िया चीज समझ में आएगा, जो सबसे अब क्रिटिकल मोमेंट या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट मोमेंट भी कह सकते हैं इस पोएम का, जिसमें द क्रिश्चियन टेनेट ऑफ थ्री जो मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड होते हैं, जिसको हम लोग होली ट्रिनिटी कहते हैं, एक गॉड, एक क्राइस्ट और तीसरे हैं होली गोस्ट, इसको होली स्पिरिट भी कोई कहता है। तो ये तीन अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, मेन जो डिविनिटी हम लोग कहते हैं उसके। तो ये होली ट्रिनिटी के इमेज को एक तरीके से वो टॉन्ट कर रहे हैं, या एक तरीके से उसको वो थोड़ा सा क्रिटिक कर रहे हैं कि हिमसेल्फ हिज डेटलेस डायनेस्टी, हिमसेल्फ डाइवर्सिफाई। हिमसेल्फ को 3 बार रिपीट किया गया क्योंकि होली ट्रिनिटी में 3 मैनिफेस्टेशन आता है। अब इसमें थोड़ा इगोइस्टिक टच भी है कि बार बार हिमसेल्फ 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 पे ही क्यों जोर दिया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये मोनार्की जो है, जो परफेक्ट एंड पॉजलेस है, ये सिर्फ अपने ही आप पे फोकस है, ये किसी और के बातों को कान नहीं देता, किसी और के ओपिनियन को ये तवज्जो नहीं देता। तो ये एक तरीके से ये जो ह्यूमन ईगो है ना, इसको भी एक तरीके से दर्शा रहा है। और ये जो एक रिलीजियस प्रीचर्स जो रिलीजियन को या हेवन को, पैराडाइज को एक फ्लॉलेस आइडियल के तौर पे दर्शाते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा क्रिटिक पेश कर रहे हैं कि इसमें भी कोई ईगो नहीं है ना। अब आपको दोबारा इसमें याद आएगा कि किंगडम्स लिखा हुआ था, साम्राज्य, जो मतलब कहीं सारे साम्राज्य। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसमें एक ही गॉड है, अगर उसमें एक ही मतलब रूल चलता है, तो एक किंगडम होना चाहिए। किंगडम्स कैसे है? तो क्या इसका मतलब यहाँ सब कोई अपने अलग अलग राजत्व का बात कर रहा है, सब कोई यहाँ अपना अपना ईगो लेके जा रहा है? तो ये कुछ छोटा छोटा जो मतलब कंसेप्ट, जो क्वेश्चन है, वो बीच बीच में डाल दिए, ठीक है। इन डुप्लीकेट डिवाइन, अब देखिए डुप्लीकेट डिवाइन का यहाँ पे भी 2 अर्थ हो सकता है। पहला अर्थ तो ये है कि डिविनिटी जो है उसको डुप्लीकेट किया जा रहा है, उसको फिर से उसको बढ़ाया जा रहा है, उसका एक रेप्लिका निकाला जा रहा है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है होली ट्रिनिटी, ये इटसेल्फ कंसेप्ट ऑफ डुप्लिसिटी है, ठीक है ना। कि एक ही अगर मतलब कोई कंसेप्ट का एक ही मतलब सत्वा का या एक ही एग्जिस्टेंस का अगर 3 अलग अलग आप उसके फेस निकाल रहे हो, या 3 अलग अलग उसके मैनिफेस्टेशन निकाल रहे हो, तो ये अपने आप में एक डुप्लिसिटी है ना। तो उस लिहाज से कि एक ही डिविनिटी को आप 3 तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो है डुप्लीकेट डिवाइन। दूसरा अर्थ क्या है कि डिविनिटी को आप डुप्लीकेट कर रहे हो, यानी डिविनिटी को आप दूसरे तरीके से पेश कर रहे हो, आप एक ऑल्टरनेटिव डिविनिटी पेश कर रहे हो, या दुनियावी आदमी को एक विकल्प डिविनिटी समझा रहे हो जो असल डिविनिटी से मैच नहीं खाता। ये भी एक अंडरलाइन क्रिटिक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पोएम का हर लाइन में, हर वर्ड के थ्रू उन्होंने ना सिर्फ इटर्निटी और इमॉर्टैलिटी और डेथ और आफ्टर लाइफ, इस चारों को लेके अपना जो कंसेप्ट है या अपना जो ओपिनियन है उसको रखा है, बट इसको लेके जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स और एग्जिस्टिंग बिलीफ्स है उसको भी क्वेश्चन किया है, वो भी मर्सिलेसली, ठीक है। अब आखिरी पड़ाव में आएंगे, आखिरी स्टैंजा में। इट्स मिरेकल बिफोर मी देन, इट्स मिरेकल बिहाइंड, बिटवीन अ क्रेसेंट इन द सी। बहुत इंपॉर्टेंट और शायद इस पोएम का सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग इमेज भी है, ठीक है। तो मेरे आगे तब क्या है? मिरेकल, मिरेकल इन द सेंस कि आपका कोई चमत्कार, ठीक है, कोई आश्चर्यजनित घटना जिसको आप नॉर्मल लॉजिक से या नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ सकते या समझा भी नहीं सकते, विच इज बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, विच इज बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो मेरे आगे भी मिरेकल है और मेरे पीछे भी मिरेकल है। अब आप याद कीजिए, फर्स्ट स्टैंजा में आगे और पीछे क्या था? मेरे पीछे क्या था? इटर्निटी था, आगे क्या था? इमॉर्टेलिटी था, ठीक है। तो इमॉर्टेलिटी भी तब मतलब एक मिरेकल है, मेरे आगे भी मिरेकल है। क्यों इमॉर्टेलिटी को मिरेकल किया जा रहा है? क्योंकि
उसमें क्या है, उसमें डेटलेस डायनेस्टी है, उसमें पॉजलेस मोनार्की चलता है, ठीक है। उसमें कुछ भी जो चीज़ है वो नॉर्मल लॉजिक से मैच नहीं खाता है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन अचीवमेंट्स के आसपास भी वो भटकता नहीं है, वो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन के लिए अनअटेनेबल जैसा लगता है, इसलिए वो एक मिरेकल है, ठीक है। और मेरे पीछे भी जो है इटर्निटी, वो भी एक मिरेकल है, उसको भी मैं नॉर्मल ह्यूमन लॉजिक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, या उसका विशालता को, उसका गहराई को नॉर्मल लॉजिक से समझ नहीं सकता। तो जहां से मैं आया हूं, मेरा बर्थ से पहले जो अनंत आदि समय का प्रभा था जिसका मैं हिस्सा नहीं था, ठीक है, या कम से कम मेरा दुनियावी अस्तित्व उसका हिस्सा नहीं था, कॉन्शियसली नहीं था, वहां से तो लॉजिक जहां काम नहीं करता वहां से मैं आया हूं थोड़ा देर के लिए ऐसा जगह जहां पे लॉजिक काम करता है, और फिर आगे चल के वहीं मैं चल जाऊं, रिटर्न हो जाऊंगा जहां पे अगेन लॉजिक काम नहीं करता। तो एक मिरेकल से, या एक मतलब इलॉजिकल, इलॉजिकल तो नहीं कहा जा सकता है, लॉजिक बियॉन्ड एक मिस्ट्री से मैं दूसरा मिस्ट्री में जा रहा हूं। पहला मिस्ट्री भी एंडलेस है, दूसरा मिस्ट्री भी एंडलेस है, बस बीच का मेरा जो पड़ाव है, ये कुछ दिन का जो इंटरिम फेज है, या जो हॉल्ट है, ठीक है, यही है जो मुझे मीनिंग देता है, यही है जो मुझे एग्जिस्टेंस देता है। लेकिन काफ़ी मतलब हैरत की बात है कि इसका अपने आप के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ना इटर्निटी के सामने इसका कोई वैल्यू है, इसका कोई महत्व है, इसका कोई गुरुत्व है, ना इमॉर्टेलिटी के आगे इसका कोई महत्व है। इसीलिए इसको क्रेसेंट इन द सी कहा गया है। क्रेसेंट यानी आप रिफ्लेक्शन समझ सकते हैं कि क्रेसेंट मून, क्रेसेंट इन द सेंस जो चांद एकदम नाखून जैसा हो जाता है ना, फुल मून नहीं, गोल वाला चांद नहीं, जो नाखून का शेप जैसा चांद हो जाता है, क्रेसेंट वाला, दोनों तरफ नुकीला और बीच में व्हाइट, उसको क्रेसेंट कहा जाता है, ठीक है। तो क्रेसेंट इन द सी, तो वो मून का रिफ्लेक्शन, परछाई जब सी में गिरता है, ठीक है ना, समंदर का पानी में गिरता है, तो वो जो इमेज होता है उसको वो खुद के साथ तुलना कर रहे हैं कि मैं भी वो इमेज जैसा ही हूं। अब यहाँ पे समझने का चीज क्या है कि ये जो इमेज होता है, पहला बात तो ये ट्रू नहीं होता, ये असली चीज नहीं होता, ये उसका एक रिफ्लेक्शन, उसका एक रेप्लिका, उसका एक इमेज होता है, दैट मीन्स उसका एक कॉपी होता है, ठीक है ना, इट्स नॉट द ओरिजिनल थिंग इटसेल्फ, पहला चीज ये। दूसरा चीज है कि ये कांस्टेंट नहीं होता, समंदर में पानी जैसे ही हिलेगा ये जो इमेज है, इमेज भी हिलता रहेगा, मतलब इसमें परमानेंस नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ह्यूमन लाइफ भी तो वही है ना, ह्यूमन लाइफ भी तो एक पूरा समय का सागर में, ठीक है, अगर हम लोग अपना आज तरफ देखें, पीछे हम लोग का क्या है, इटर्निटी है, समय है जिससे हम लोग भाग नहीं सकते, ठीक है। डेथ हम लोग का पीछे पीछे आ रहा है, डेथ लेकर के हम लोग को कहाँ जाएगा, पैराडाइस में, ठीक है, इमोर्टैलिटी का वर्ल्ड में, है ना, जहाँ पे भी अगेन समय का कोई बात रहेगा नहीं, वो भी एंडलेस है। तो हम लोग बस ये पूरा अनंत जलराशि वाला समंदर में बस तैरते हुए एक छोटा सा रिफ्लेक्शन ही तो है, जो क्या है, हम लोग अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अपना असलियत समझ रहे हैं, बट असलियत क्या है, ये तो बस हम लोग का असलियत का एक परछाई है। तो हम लोग का असलियत क्या है, हम लोग का असलियत है आवर सोल, ओके, जो इटर्निटी से आया है, जो एंडलेसनेस से आया है और एंडलेसनेस में ही लौट के जाएगा। विथ मिडनाइट टू द नॉर्थ ऑफ हर एंड मिडनाइट टू द साउथ ऑफ हर एंड मेलस्ट्रॉम इन द स्काई, यानी ये जो क्रेसेंट इन द सी है ना, जो हम लोग का जिंदगी है, इसका नॉर्थ में भी क्या है, मिडनाइट है, अंधेरा है, कालापन है, ठीक है, मिस्ट्री है और एंडलेसनेस है। इसका साउथ में भी क्या है, वही सेम एंडलेसनेस, सेम मिस्ट्री, सेम आपका कंफ्यूजन है, ठीक है, रोशनी कहीं नहीं है, ना आगे कुछ समझ में आ रहा, ना आगे कुछ दिखाई दे रहा, ना पीछे कुछ समझ में आ रहा, ना पीछे कुछ दिखाई दे रहा, बस बीच में ये जो हम लोग लटके हुए हैं, यही हम लोगों को बस समझ में आ रहा है। और हम लोग को ट्रेजेडी यही है कि जो हम लोग को समझ में आ रहा है वही हम लोग के लिए सबसे कम मायने रखता है, जो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इटर्निटी जहाँ से हम लोग आए हैं और इमॉर्टलिटी जहाँ पे हम लोग जाएंगे, दोनों ही हम लोग का समझ से परे है। ये एक तरीके से ह्यूमन फेट का या ह्यूमन इनकैपेसिटी का ऊपर भी एक सटायर है कि देखो इंसानी ज़िंदगी जिसमें हम लोग इतना फ़क्र करते हैं कि हाँ हम लोग इंसान पैदा हुए हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग नेचर का आगे, टाइम के आगे, इटर्निटी के आगे, इमॉर्टलिटी के आगे कितना असहाय है। एक प्रतिच्छवि के जितना ही असहाय है, उससे ज़्यादा पावर हम लोग के पास नहीं है। और तो आगे भी मिडनाइट, पीछे भी मिडनाइट, और ऊपर हम लोग का क्या है, मेल स्टॉर्म, यानी बवंडर, हवा का बवंडर आसमान में मंडरा रहा है। तो बस ऐसे ही क्या करना है, ज़िंदगी हम लोग को ऊपर मंडरा रहा है, इसमें ढेर सारा कन्फ्लिक्ट्स है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं,
उसी में हम लोग को ज़िंदगी काटना है और बस इंतज़ार करना है कि, और यही आशा लेकर के कि एंडलेस पॉसिबिलिटी से हम लोग आए हैं कुछ दिन के लिए, ये मतलब परेशानियों वाला ज़िंदगी झेलने के लिए। परेशानी वाला ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी हम लोग एंडलेस पॉसिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ के चलेंगे। ओके, तो ये है पोएम, आशा करते समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो आपको सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और ऐसी और भी पोएम्स, प्रोज, नॉवल, ड्रामा या कोई भी विषय में अगर हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, उसमें हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।